नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सफ़र पर चलने वाले हैं, एक ट्रेन जर्नी जो शुरू होती है इंग्लैंड के एक शहर से और जाती है लंदन तक। लेकिन ये कोई आम सफ़र नहीं, ये सफ़र है फिलिप लार्किन की मशहूर पोयम द व्हिटसन वेडिंग का। इस पोयम में हम एक ट्रेन में बैठे नरेटर के नज़रिए से देखेंगे कि कैसे एक सिंपल जर्नी शादी, समाज और इंसानी अनुभवों पर एक गहरे मेडिटेशन में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी पोयम को अच्छे से समझने के लिए उसका कंटेक्स्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिलिप लार्किन पोस्ट वॉर ब्रिटेन के सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट्स में से एक थे। वो एक लिटरेरी ग्रुप का हिस्सा थे जिसका नाम था द मूवमेंट। इनका स्टाइल बहुत सिंपल और क्लियर होता था। ये लोग आम जिंदगी के बारे में लिखते थे, आम लोगों की भाषा में। लार्किन ने खुद कभी शादी नहीं की और मैरिज को लेकर उनके विचार काफ़ी स्केप्टिकल थे। और ये चीज़ आपको इस पोएम में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अब ये व्हिटसन क्या है? 1950s ब्रिटेन में व्हिटसन एक चर्च फेस्टिवल था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक बड़ा पब्लिक हॉलिडे था। गर्मियों का पहला लंबा वीकेंड और व्हिट सैटरडे शादियों के लिए बहुत पॉपुलर दिन माना जाता था। तो एक दिन में ट्रेन में इतनी सारी वेडिंग पार्टीज का मिलना कोई अजीब बात नहीं थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। That Whitsun, I was late getting away, not till about 1:20 on the sunlit Saturday. Did my three-quarters empty train pull out, all windows down, all cushions hot, all sense of being in hurry gone. We ran behind the back of houses, crossed a street of blinding windscreen, smelled the fish dock, thence the river's level drifting breath began, where sky and Lincolnshire and water met. तो शुरुआत एकदम कैजुअल होती है पोयम की। पोएट कहते हैं, उस विटसन मुझे निकलने में देर हो गई थी। ट्रेन दोपहर के 1:20 पर निकली और वो लगभग खाली थी। गर्मी का दिन है, खिड़कियां खुली हैं और जल्दी में होने का एहसास अब पोएट के दिमाग से जा चुका है। ट्रेन शहर के पिछले हिस्सों से गुजरती है जहां फिश डॉग की स्मेल आती है और फिर एक शांत नदी दिखती है जहां आसमान, जमीन और पानी मिलते हैं। यहाँ नेचर और इंडस्ट्री का कंट्रास्ट दिखाया गया है पोएम के अंदर। ऑल आफ्टरनून थ्रू द टॉल हीट दैट स्लेप्ट फॉर माइल्स इनलैंड अ स्लो एंड स्टॉपिंग कर्व साउथवर्ड्स वी केप्ट वाइड फार्म्स वेंट बाय शॉर्ट shadowed cattle and canals with floating of industrial fort. A hothouse flashed uniquely, hedges dipped and rose, and now and then a smell of grass displaced the rake of buttoned carriage cloth until the next town, new and nondescript, approached with acres of dismantled cars. सफर जारी है, दोपहर की गर्मी है, खेत, एनिमल्स और साथ ही इंडस्ट्रियल फ्रोथ वाली नहरें भी दिखती हैं। मतलब सुंदरता के साथ साथ पॉल्यूशन और डिके भी दिखाया जा रहा है पोएम में। कभी घास की महक आती है तो कभी ट्रेन के कपड़ों की बदबू। और हर नया शहर डिसमेंटल्ड कार यानी पुरानी टूटी हुई गाड़ियों के ढेर से शुरू होता है। एक अजीब सा, थोड़ा उदास सा माहौल बन रहा है पोयम के अंदर। At first, I didn't notice what a noise the weddings made. Each station that we stopped at, sun destroys. The interest of what's happening in the shade, and down the long, cool platforms, whoops and squirrels. I took off porters larking with the mail, and went on reading once we started, though we passed them, grinning and pomaded girls in parodies of fashion, heels and wheels, all posed irresolutely watching us go. यहाँ से पोयम में ट्विस्ट आता है। नरेटर कहते हैं, पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि शादियों का कितना शोर था। उन्हें लगा कि स्टेशन के कुली लोग मस्ती कर रहे हैं और वो अपनी किताबें पढ़ते रहे। लेकिन जब ट्रेन चली तब उन्होंने देखा कुछ लड़कियां खड़ी थी जो पैरोडीज ऑफ फैशन लग रही थी। और आसान भाषा में कहें तो उनके कपड़े नरेटर को फैशन का मजाक उड़ाते हुए लग रहे थे। वो थोड़ी अजीब तरीके से पॉज कर रही थी, जैसे उन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए। एज इफ आउट ऑन द एंड ऑफ एन इवेंट, वेविंग गुड बाय टू समथिंग दैट सर्वाइव्ड इट, स्ट्रक आई लर्न more promptly out next time, more curiously, and saw it all again in different terms. The father with broad belts under their suits and seamy foreheads, mothers loud and fat, and uncles shouting smart, and then the perms, the nylon gloves and jewelry substitute, the lemons, mauves, and olive orchards that.
वो लड़कियां ऐसे वेव कर रही थी जैसे किसी ऐसी चीज को गुड बाय कह रही हो जो उस इवेंट के बाद भी बच गई है। ये लाइन बहुत डीप है। शायद वो अपनी आजादी को, अपने सिंगल लाइफ को गुड बाय कह रही थी। इस सीन से नरेटर स्ट्रक हो जाते हैं, यानी उन पर गहरा असर होता है। अब वो अगले स्टेशन पर ज्यादा ध्यान से, मोर क्यूरियसली देखते हैं, और अब उन्हें सब कुछ अलग नजर से दिखाई देने लगता है। मोटे बेल्ट्स पहने फादर, शोर मचाती लाउड फैट मदर्स, और गंदे जोक्स मारने वाला अंकल शाउटिंग स्मार्ट, और लड़कियों के स्टेट ज्वेलरी सब्स्टिट्यूट्स और अजीब रंगीन कपड़े। Marked off the girls unreally from the rest, yes from cafes and banquet halls up yards and bunting dress. Coach party annexes the wedding days were coming to an end. All down the line, fresh couples climbed aboard. The rest stood round. The last confetti and advice were thrown, and as we moved, each face seemed to define just what it saw departing. Children frowned at something dull fathers had never known. नरेटर इमेजिन करते हैं कि इनकी शादियां कहाँ हुई होंगी। साधारण से कैफेज और बैंकेट हॉल्स में। अब हर स्टेशन पर नए फ्रेश कपल्स ट्रेन में चढ़ रहे हैं। उन पर कन्फेटी और एडवाइस फेंकी जा रही है, और जो लोग पीछे प्लेटफॉर्म पर रह गए उनके चेहरे सब कुछ बयां कर रहे थे। बच्चे बोर हो रहे थे, उन्हें ये सब डल लग रहा था, और फादर्स के लिए ये क्या था, चलिए आगे देखते हैं। सक्सेस तो ह्यूज एंड होली फ्रेसिकल. The women shared the secret like a happy funeral, while girls gripping their handbags tighter stared at a religious bounding free at last and loaded with the sum of all they saw. We hurried towards London shuffling out of steam. फादर्स के लिए ये एक सक्सेस तो ह्यूज थी, मतलब एक ऐसी कामयाबी जो बहुत बड़ी थी, पर लेकिन कहीं ना कहीं मजाकिया भी थी। और जो शादीशुदा औरतें थी वो एक राज शेयर कर रही थी, लाइक अ हैप्पी फ्यूनरल। जैसे शादी एक खुशी का मौका तो है, पर इसमें कुछ खत्म भी हो जाता है, शायद आजादी या फिर उनकी पुरानी आइडेंटिटी। और जो कुंवारी लड़कियां थी वो इसे एक रिलीजियस बाउंडिंग की तरह देख रही थी, जैसे कोई पवित्र जख्म हो ये। अब नए जोड़े आखिरकार फ्री एट लास्ट थे, लेकिन ये आजादी अजीब थी। अब वो सबकी उम्मीदों के बोझ तले लोडेड भी थे। Now fields were building plots and poplars cast long shadows over major roads, and for some 50 minutes that in time would seem just long enough to settle hats and say, I nearly died. A dozen marriages got underway. They watched the landscape sitting side by side. An Odeon went past a cooling tower and someone running up to ball, and none thought of others they would never meet, or how their lives would all contain this hour. I thought of London spread out in the sun, its postal district packed like squares of wheat. ट्रेन अब लंदन के पास पहुंच रही है, खेत अब बिल्डिंग प्लॉट्स बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है। इस सफर में अ डजन मैरिजेस, यानी दर्जनों शादियां शुरू हो चुकी हैं। सब जोड़े एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, पर कोई ये नहीं सोच रहा कि इस ट्रेन में उनके जैसे और भी कई सारे लोग हैं। और तभी नरेटर लंदन को एक नए रूप में इमेजिन करते हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट पैक्ड लाइक स्क्वायर्स ऑफ व्हीट, गेहूं के खेतों की तरह। ये एक फर्टिलिटी, एक नई शुरुआत का सिंबल है। देयर वी वर एम्ड, एंड एज वी रेस्ड अक्रॉस ब्राइट नॉट्स ऑफ रेल, पास स्टैंडिंग पुलमेन्स वॉल ऑफ blackened moss came close, and it was nearly done. This frail traveling coincidence and what it held stood ready to be loosed with all the power that being changed can give. We slowed again, and as the tightened brakes took hold, there swelled a sense of falling like an arrow shower sent out of sight somewhere becoming rain. अब सफर खत्म होने वाला है। ये जो फ्रेल ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस था, ये जो नाजुक इत्तेफाक था, वो पूरा होने वाला है, और इसके अंदर जो पावर थी, द पावर दैट बीइंग चेंज्ड कैन गिव, वो आजाद होने को तैयार है। और आखिर में जब ट्रेन रुकती है तो एक सेंस ऑफ फॉलिंग होता है, एक गिरने का एहसास। कैसा? लाइक एन एरो शावर सेंट आउट ऑफ साइट समवेयर बिकमिंग रेन, जैसे तीरों की बारिश हो जो कहीं दूर जाकर बारिश बन रही है। दोस्तों, इस पोयम की आखिरी लाइन सबसे ज्यादा डिस्कस करी जाती है अक्सर। इसका क्या मतलब है, चलिए क्रिटिक से जानते हैं। इस एरो शावर के कई मतलब निकाले जाते हैं। सबसे पहला और फेमस मतलब है इसमें होप एंड फर्टिलिटी का। एक इंटरप्रिटेशन इस लाइन का ये है कि ये क्यूपिड के एरोज हैं,
प्यार के तीर जो बारिश बनकर जमीन को फर्टाइल बनाएंगे। यानी इन शादियों से नई जिंदगी शुरू होगी, एक पॉजिटिव एंडिंग इस पोयम के लिए। दूसरा इसका मीनिंग है काइनिज्म एंड रियलिटी का। दूसरा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल पहले वाले का उल्टा है। रोमांटिक एरो शावर आम सी रेन में बदल जाता है, मतलब शादी का सारा रोमांस और एक्साइटमेंट आम जिंदगी की बोरिंग रियलिटी में खो जाएगा। ये एक नेगेटिव एंडिंग है इस पोयम की। और एम्बिगिटी और तीसरा इंटरप्रिटेशन जो शायद सबसे अच्छा है वो ये है कि लार्किन ने इसे जानबूझकर एम्बिगियस छोड़ा है, जिंदगी की तरह जहां उम्मीद और निराशा दोनों एक साथ चलती है। पोयम में एलिनेशन और कम्युनिटी का थीम भी है। नरेटर अकेले शुरू करता है पर धीरे धीरे वो उस भीड़ का हिस्सा महसूस करने लगता है खुद को। वो आय से वी पर आ जाता है। ये पोयम सोशल क्लास पर भी एक कमेंट है, जहां नरेटर शुरू में वेडिंग गेस्ट को नीची नजर से देखता है पर बाद में उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करने लगता है। तो दोस्तों, द विट्सन वेडिंग सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं है, ये एक आईने की तरह है जो हमें 1950s के ब्रिटेन, शादी के रिवाज और इंसानी अकेलेपन और साथ की जरूरत को दिखाता है। लार्किन का कमाल ये है कि वो इन सब चीजों को बिना जज किए उनकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इस पोयम में पेश करते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।